Hello everyone, welcome to all of you in this video lecture. Today in this video we are going to learn about a very important part of English grammar, that is conjunction. आज हम conjunction को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जिस पार्ट से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को आज हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम कंजक्शन को समझें, कंजक्शन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके वन बाय वन हम सभी पार्ट को यानी कंजक्शन के जितने पार्ट हैं सभी कंजक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कंजक्शन वर्ड जो कंजक्शन है इसकी मीनिंग होती है ज्वाइन करना या मिलाना। कंजक्शन मीन्स होता है ज्वाइन करना, और ये किसको ज्वाइन करेगा? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लासेस को। यानी वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लासेस जो इधर उधर बिखरे होते हैं, ये वर्ड कंजक्शन क्या करता है, इन सबको क्या करता है, एक में मिला देता है, ज्वाइन कर देता है। यानी कंजक्शन जो वर्ड होता है वो फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लासेस को और सेंटेंसेस को, इनका काम है ज्वाइन करना, मिलाना। ये क्या करता है, इनको बिखरे हुए शब्दों को, बिखरे हुए वाक्यों को, बिखरे हुए क्लासेस को, बिखरे हुए सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करता है। तो ऐसे शब्द को हम कंजक्शन कहते हैं जो मिलाने का काम करता है। एग्जांपल के लिए, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहां पे जो एंड है ये क्या कर रहा है, एक शब्द ये 2 है और एक ये 2 है, इन दोनों को जब मिलाता है तो मीनिंग क्लियर हुई क्या, कि 4 बन गया। क्लियर है कि नहीं है? और जब तक ये अलग अलग थे तब तक ये 4 नहीं बन रहा था, कि बन रहा था। तो इसने क्या किया, एंड ने क्या किया, इन दोनों को मिलाया और आंसर लाया क्या, 4। अगर ये दोनों ना मिलते तो 4 नहीं बन सकता था। तो ये काम किसने किया, 4 बनाने का? कंजक्शन ने किया है। क्लियर है ना? तो मिलाने का काम किया है किसने, एंड ने। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई एम ऑनेस्ट बट ही इज डिसऑनेस्ट। क्लियर है ना? मैं ईमानदार हूं, वो बेईमान है। ठीक है? अब इसको क्या है, एक सेंटेंस यहां पर पड़ा हुआ था मेरे दाएं, और एक सेंटेंस क्या है, मेरे बाएं पड़ा है। और बट ने क्या किया, बीच में आया, दोनों की नाराजगी थी, दोनों को, उसको इधर बुलाया और उसको वहां से बुलाया, और बीच में आके खड़ा हो गया। तो क्या हो गया, मिला दिया दोनों को। क्लियर हो ना? तो बट क्या कर रहा है, बीच में आकर क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। किसको, आई एम ऑनेस्ट को और ही इज डिसऑनेस्ट को क्या किया, इसने मिलाने का काम किया। ठीक है? तो इसलिए बट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। तो आइए एक एक करके हम कंजक्शन को देखें। पहला कंजक्शन है एज। एज मीनिंग इसकी निकलती है जैसा। ठीक है? जैसा कि के तौर पर, के नाते, वजह बताने के लिए एक काम हो रहा है, इसी की दूसरा आरंभ हो जाए। देखिए इतने सेंस में हम एज का यूज करते हैं। आप एज जैसा के सेंस में कहते हो, एज यू लाइक। ठीक है? जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। ठीक है? एज यू फील लाइक, जैसा आप ठीक समझो। तो इस तरह के सेंस में आप एज का यूज करते रहते हो। इसके अलावा एक एक करके हम एग्जांपल से अगर प्रूव करेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल पे आते हैं। आई डिड एज माई फादर सेड। क्या हुआ, मैंने किया जैसे मेरे पिता ने कहा। मैंने किया, आई डिड मैंने किया। कैसे किया? जिस तरह से मुझे आदेश हुआ था, मेरे पापा ने कहा था, उसी के हिसाब से मैंने किया। तो जैसा के सेंस में आई डिड, मैंने किया, एज माई फादर सेड, मैंने किया जैसा मेरे पापा ने कहा था, है ना? जैसा मेरे पापा ने कहा। शी रोट एज शिवा सेड, उसने लिखा एज शिवा सेड, जैसा उसे कहा गया। यानी जैसा उसे कहा गया था। तो जैसा के सेंस में देखिए हम देख रहे हैं एज का यूज किस तरह से हो रहा है। क्लियर? तो जैसा उसे कहा गया उसी तरह से उसने क्या किया, लिखा। क्लियर? तो एज का यूज हमने देखा जैसा के सेंस में। आई वर्क एज ए मैनेजर, एज अ मैनेजर हियर। मैं यहां एक मैनेजर के तौर पे काम करता हूं। ठीक है? जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मालूम है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे किस तरह से है, एज ए टीचर नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको मतलब जो है टीच कर रहा हूं, लेकिन इस कॉलेज की अगर आप बात करते हो तो एज ए मैनेजर ही मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। तो आई वर्क एज ए मैनेजर हियर। मैनेजर, यहाँ पे ए छूट गया है, मैनेजर हो गया, मैनेजर। ठीक है? आई वर्क एज ए मैनेजर हियर। एज ए स्टूडेंट इट इज माई ड्यूटी टू ओबे द टीचर।
एक विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि अपने अध्यापकों की आज्ञा मानूं। ठीक है, तो यहाँ पे एज का देखिए यूज कैसे हुआ है, एज क्या कह रहा, के नाते के सेंस पर, और यहाँ पर एज के तौर पर, यानी के नाते के तौर पर, इस सेंस में भी एज का यूज हुआ। As he was lame, I helped him. जैसा कि वो लंगड़ा था मैंने उसकी मदद किया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वजह बताई गई, यानी मैंने उसकी मदद किया, इसकी वजह ये थी कि वो लंगड़ा। ठीक है, तो as का यूज क्या हुआ, वजह बताने के लिए भी हुआ। As I was playing, my brother called me. एक काम हो रहा था, क्या, मेरे द्वारा खेलने का काम हो रहा था, और इसी दरमियान मेरे भाई ने मुझे बुला लिया। ठीक है, तो as I was playing, my brother called me. ठीक, she arrived as I was eating. मैं खा रहा था, इसी दरमियान वो आ गई, as। ठीक है, एक काम हो रहा था और उसी दरमियान दूसरा भी टपक पड़ा। ठीक है, हो गया। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, as का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट, as का हम किस सेंस में करते हैं, जैसा जब कोई तरीके की बात होती है, के तौर पर, के नाते, वजह बताने के लिए, काम हो रहा है, इसी की दूसरा काम। इन सारी बातों को एक एक एग्जांपल या दो एग्जांपल के साथ यहाँ पे प्रूफ हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है एज सुन एज, जैसे ही या ज्यों ही के सेंस में। ठीक है, ये तब होता है जब एक काम कंप्लीट हो, उसके एंड पर पहुंचे और तुरंत उसके बाद दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है, वहां पे एज सुन एज का यूज होता है, जैसे ही या ज्यों ही। लीव एज सुन एज पॉसिबल, जगह छोड़ दो या चले जाओ। ठीक है, चले जाओ, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। ठीक है, इस सेंस में भी। एज सुन एज द टीचर केम, जैसे ही या ज्यों ही अध्यापक आए, ऑल द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट, सभी विद्यार्थी चुप हो गए। कैसे हो गए, साइलेंट हो गए। तो एज सुन एज का यूज हमने यहां पर भी देखा, यानी विद्यार्थी का आना, उधर बच्चों का चुप होना, एक काम हुआ कि दूसरा तुरंत हो गया। As soon as I saw the snake, जैसे ही मैंने सांप देखा, जैसे ही मैंने स्नेक को देखा। ठीक है, स्नेक को देखा, I ran away, एक सेकंड भी वहां नहीं रुका, तुरंत मेरे द्वारा दूसरा काम हो गया। कौन सा, भगने का काम। ठीक है, I ran away, मैं भाग गया। They ran away, वे भाग गए। कब, जैसे ही the police arrived, as soon as, यानी एक काम कौन सा, पुलिस का आना, दूसरा काम क्या हुआ, भगना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो as soon as का यूज उन सेंटेंसेस में होता है जब एक सेंटेंस के अंदर काम कंप्लीट ही होता है, उस मोमेंट, उस पल तुरंत दूसरा ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उस मोमेंट और पल के लिए हम क्या करते हैं, एज सुन एज का यूज करते हैं। एज सुन एज द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंची, द पैसेंजर रश टू गेट इन इट, सभी यात्री क्या किए, पैसेंजर्स यानी यात्री, रश टू गेट इन इट, उसमें सवार होने के लिए भागे। आप स्टेशन पे देखते ही हो क्या मंजर होता है, क्या हालात होते हैं। जैसे ही ट्रेन पहुंचती है, सामान को ले लेके सब लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ट्रेन में बोर्डिंग के लिए भागते हैं। तो एक काम ट्रेन का पहुंचना, रुकना, ठीक है, आना, और दूसरा काम क्या हुआ, यात्रियों का भागना। उस मोमेंट, उस पल की बात हो रही है, यहाँ देरी नहीं होती है। क्लियर हो ना? एज सुन एज, जैसे ही और ज्यों ही के सेंस में हम इसका यूज देख लिए। अगला पॉइंट है एज वेल एज, साथ ही साथ। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज वेल एज मीनिंग्स कि ये नहीं होती है एंड, आप इसको बिल्कुल एंड नहीं कह सकते हो कि एंड माने और होता है और एज वेल एज माने भी और होता है। अगर आप एंड के सेंस में इसको देखोगे तो यहाँ पे आप गलती करोगे। तो कभी भी एज वेल एज यूज का यूज एंड के सेंस में नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। अगर आप करते हो तो आपका ये मिस्टेक है और ये गलती है। यानी एज वेल एज, साथ ही साथ के सेंस में, यानी ये साथ ही साथ वो। क्लियर है? ये साथ ही साथ वो, दोनों, इस सेंस में आप यूज करें। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वो धनी है, वो धनी है, साथ ही साथ दयालु भी है। यानी दोनों है, धनी और दयालु दोनों है। क्लियर है? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स इज रेडी टू प्ले, यानी टीम के जो कैप्टन है साथ ही साथ खिलाड़ी, उस टीम के खिलाड़ी भी क्या है, रेडी है, किसके लिए, खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ, ये नहीं है कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, ठीक है, कप्तान और खिलाड़ी नहीं, एज वेल एज, साथ ही साथ। अब देखिए एज वेल एज के यूज से आप एक बात और गौर करिए कि यहां पर जो वर्ब आई है वो सिंगुलर नंबर की वर्ब आई है।
सेंटेंस में इज है ना, सिंगुलर नंबर की वर्ब है, ठीक है। जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ कैप्टन भी है और यहाँ प्लेयर्स भी, खिलाड़ी है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर क्यों नहीं है? ये एक बात याद रखो, अगर एज वेल एज का यूज हो रहा है और दो सब्जेक्ट हैं तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए यहाँ पे कैप्टन ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे इज आया, ठीक है। अगर ये प्लूरल नंबर होता, ठीक है, और ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। अगर ये प्लूरल, तो एज वेल एज के आने पर जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लाते हैं। क्लियर? आई नीड माई फैमिली, मुझे अपने परिवार की जरूरत है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों की भी जरूरत है, यानी मुझे परिवार के साथ साथ मुझे दोस्तों की भी जरूरत है, ठीक है। आई नीड, मुझे जरूरत। आई हैव ए कार एज वेल एज ए बाइक, मेरे पास एक कार है साथ ही साथ एक बाइक भी है, ठीक है। तो एज वेल एज का यूज हम किस तरह से करते हैं, साथ ही साथ के सेंस में करते हैं। क्लियर? एज वेल एज, ही इज माई ब्रदर एज वेल एज माई फ्रेंड, वो मेरा भाई है साथ ही साथ मेरा दोस्त भी, ठीक है। यानी भाई होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी है। क्लियर ना? तो एज वेल एज का यूज। द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट, चांद साथ ही साथ तारे भी हमें प्रकाश देते हैं। कब देते हैं? रोटी। आप यहाँ एट नाइट भी जोड़ लो, रात में देते हैं, रात में देते हैं एज वेल एज, ठीक है। चांद साथ ही साथ तारे हमें प्रकाश देते हैं। एक बार फिर देखिए यहाँ पे जो वर्ब आई है गिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मेंशन कर रहा है, एस जुड़ा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग आया? मून के, यानी एज वेल एज के आने पर जो सब्जेक्ट पहला होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जबकि यहाँ पे स्टार्स प्लूरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग नहीं आई है, इसके अकॉर्डिंग आई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल्दो, दो, इवन दो और इवन इफ, यानी यद्यप, हालांकि, भले ही और मगर के सेंस में हम दो, ऑल्दो, इवन दो और इवन इफ का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से इसको हम प्रूव करें, क्लियर हो। ऑल्दो यद्यप, दो भी यद्यप, इवन दो और इवन इफ। इवन दो और इवन इफ ये क्या है? दो और ऑल्दो की अपेक्षा ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। यानी इसमें, इसकी अपेक्षा इसमें पावर क्या है? ज्यादा है। इसका यूज हम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन की जब बात होती है या कोई रियल फैक्ट होता है वहां पर हम दो और ऑल्दो या इवन दो, इवन इफ का यूज करते हैं। यानी जहां हम ऑल्दो का यूज करते हैं वहां दो का भी कर सकते हैं, इवन दो, यानी सबका सेंस यही है। तो हम किस तरह से इसका यूज करते हैं आगे देखते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट ए लायर, यद्यप, हालांकि, भले ही वो एक वकील नहीं है, फिर भी ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ लॉ, फिर भी वो कानून का अच्छा जानकार है। यानी कानून की अच्छी जानकारी रखना हम ये उम्मीद करते हैं कि ये लायर ही जानता है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रास्टिंग सिचुएशन है कि वो एक अच्छा वकील है, वो वकील नहीं है, भले ही वो एक वकील नहीं है, हालांकि वो एक वकील नहीं है, यद्यपि वो एक वकील नहीं है, फिर भी ये कानून की अच्छी जानकारी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने ऑल्दो का यूज इस सेंस में, भले ही, यद्यप, हालांकि के सेंस में हमने क्या किया? ऑल्दो का यूज किया। क्लियर हुआ? दो इट वाज रेनिंग स्टिल आई वेंट टू स्कूल, देखिए बारिश हो रही थी, यद्यपि बारिश हो रही थी, भले ही बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, ठीक है, फिर भी मैं स्कूल गया। देखिए यहाँ पे एक रियल फैक्ट है, ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे एक रियल फैक्ट है, वो सच्चाई है कि बारिश भले ही हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दो का यूज देखा, इसलिए रियल फैक्ट के लिए भले ही, हालांकि, मगर, यद्यप के सेंस में हम इनका यूज करते हैं। इवन दो आई एम पुअर एट आई विल हेल्प यू, देखिए इवन दो, यद्यपि मैं गरीब हूं, यद्यपि या भले ही मैं गरीब हूं, हालांकि मैं गरीब हूं, ठीक है, येट आई विल हेल्प यू, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए इवन दो यहाँ पे क्या है? इम्फेसिस किया गया है। इम्फेसिस ये कि इवन दो ये स्ट्रॉन्गर है ऑल्दो की अपेक्षा। क्यों? अगर कोई गरीब है तो आप उससे उम्मीद नहीं करते हो कि उससे कोई मदद आएगी। क्लियर है ना?
तो इस कंट्रास्टिंग सिचुएशन के लिए इवन दो का हमने यूज किया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, ऑल्दो की। इवन इफ आई वाज इल, भले ही मैं बीमार था, देन आल्सो आई डिड माई ड्यूटी, तब भी मैंने अपनी ड्यूटी को निभाया, अपनी ड्यूटी किया। भले ही मैं बीमार था तब भी मैंने ड्यूटी किया। इवन दो ही इज ए टीचर येट ही डिड नॉट टीच, भले ही वो एक अध्यापक है फिर भी वो पढ़ाते नहीं थे, ठीक, भले ही वो एक अध्यापक हैं, ठीक है। इवन दो ही इज ए टीचर येट ही डिड नॉट टीच। तो इस सेंस में हमने क्या किया, इवन दो का यूज किया। अगला हम देखते हैं एज फार एज, जहां तक के सेंस में, एज फार एज जहां तक, ठीक है। आप कहते हो जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक उसका सवाल है, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, एज फार एज आई नो, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, तो आप इस तरह से एज फार एज का यूज करते हो, ठीक है। तो देखिए जहां तक के सेंस में एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। यानी अगर आप मुझसे पूछते हो उसके बारे में तो भाई मैं ये जानता हूं कि वो बहुत गरीब है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा, अमीर है या मध्यम वर्ग का है, लेकिन आप अगर मुझसे उसके बारे में सवाल करते हो तो मैं तो ये जानता हूं कि वो गरीब है। एज फार एज, क्लियर। तो एज फार एज आई नो ही नेवर कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, जहां तक मैं जानता हूं वो कभी भी स्कूल टाइम से नहीं आता है, ठीक है। एज फार एज वो स्कूल टाइम से नहीं आता है। एज फार एज माई फ्रेंड इज कंसर्न, जहां तक मेरे दोस्त का सवाल है, ही नेवर टेल ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हमने एज फार एज का यूज किस सेंस में देखा, जहां तक के सेंस में। अगला है एज इफ, एज दो, जिसका सेंस निकलेगा मानो या जैसे कि। हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे कि या मानो, वो मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानता हो, या वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मुझे प्यार करती हो, ठीक है ना। तो इस सेंस में ऐसे जैसे या मानो। सी लुक्ड एट मी एज इफ शी न्यू मी, उसने मुझे ऐसे देखा, या सी लुक्ड टुवर्ड्स मी एज इफ शी न्यू मी। यहाँ एज इफ की जगह पर आप एज दो का भी यूज कर सकते हो, क्लियर है ना। उसने मुझे देखा, कैसे देखा, मानो वो मुझे जानती हो, क्लियर है ना। ही वॉज टॉकिंग इन सच ए वे एज दो का यूज, या एज इफ, जो भी लिखना चाहो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। एज दो आई वॉज हिज सर्वेंट, उसने मुझे इस तरह से बात किया, ठीक है, जैसे मैं उसका नौकर हूं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। They behaved me as if they knew me for many years, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, यानी इतने अच्छे ढंग से बर्ताव किया जैसे वो मुझे वर्षों से जानते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एज इफ का यूज देखा। You looked at her as if you love her, तुम उसको ऐसे देखते हो जैसे उससे प्यार करते हो, क्लियर ना। तो एज इफ का यूज और एज दो का यूज मानो या जैसे के सेंस में हम करते हैं। अगला हमारा है एज लॉन्ग एज, टिल द टाइम, बाय द टाइम का, ठीक। इसका सेंस होता है जब तक, ये ड्यूरेशन को बताता है। एज लॉन्ग एज क्या होता है, कोई टाइम जो होता है जब तक, ड्यूरेशन की बात करता है, अवधि की बात करता है। एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव करते हैं। आई विल रिमेंबर दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग को याद करूंगी, इस मुलाकात को याद रखूंगा। कब तक, एज लॉन्ग एज आई एलाइव, जब तक मैं जिंदा हूं। देखिए एज लॉन्ग एज आई एलाइव, मैं इस घटना को, आई मीटिंग को, इस मुलाकात को, मैं इस मुलाकात को याद रखूंगा जब तक जीवित हूं, है ना। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस मुलाकात को याद रखूंगा। तो जब तक के सेंस में देखिए हमने क्या लिखा, एज लॉन्ग एज का यूज हुआ जब तक के सेंस में, ठीक है। टिल दे डू नॉट कम स्टे हियर, जब तक वे नहीं आते हैं यही रुकना, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टिल का यूज। आप चाहो तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज का भी यूज करो, क्लियर है। तो एज लॉन्ग एज टिल द टाइम, या टिल द टाइम दे डू नॉट कम, जब तक वे नहीं आते हैं यही रहना। एज लॉन्ग एज माई फादर इज अलाइव आई डू नॉट केयर, जब तक मेरे पिता जिंदा है मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई गम नहीं। एज लॉन्ग एज, ठीक है। टिल माई फादर इज अलाइव आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मेरे पिता जिंदा है तो मुझे परवाह नहीं। टिल द टाइम आई वॉज विथ हिम
he was happy. जब तक मैं उसके साथ था, he was happy, वो खुश था। यानी जब तक, यानी वो ड्यूरेशन, जब तक मेरा उसका साथ था, उसके साथ मैं रहता था, तब तक वो क्या था, खुश रहता था। यानी जब तक मैं उसके साथ था वो खुश था। तो इस सेंस में हमने as long as, till the time, by the time का यूज हमने देखा जब तक के सेंस में, जहां पे ड्यूरेशन की बात होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एज उतना या जितना के सेंस में, है ना, उतना और जितना। यहाँ एज और एज बीच में कोई क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है ना? एज एडजेक्टिव, एज उतना जितना के सेंस में। यानी जब कंपैरिजन होती है दो पर्सन की या दो थिंग्स की आपस में, जब कंपैरिजन होती है तो वहां पे हम एज का यूज करते हैं। आप कहो एज रेड एज ब्लड, इतना लाल जितना खून या रक्त होता है। एज ब्लैक एज क्रो, इतना काला जितना कौवा। ठीक है? एज वाइट एज मिल्क, उतना सफेद जितना दूध। तो एज शी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना। ठीक है? या ही इज एज स्मार्ट एज सलमान खान। ठीक है? ही इज एज स्पोर्टिव एज विराट। क्लियर है कि नहीं? यानी एज जब दो की तुलना होती है और यानी किसी को उसका रूप दिया जाता है तो एज का यूज हम करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कंपैरिजन, तुलना के लिए। एज रेड एज ब्लड, इतना लाल जितना खून। ठीक है? हिज लिप्स आर एज रेड एज ब्लड, या हिज लिप्स आर एज रोजी एज रोज, उतने गुलाबी है जितने गुलाब। यानी जब किसी को किसी का रूप दे दिया जाता है। एज ब्लैक एज क्रो, इतना काला जितना कौवा। एट वाइट एज मिल्क, इतना सफेद जितना दूध होता है। ठीक है? एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं। अर्शी एज ब्यूटीफुल एज माधुरी, अर्शी इतनी खूबसूरत है जितना माधुरी। या अर्शी एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना, अर्शी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम यानी अर्शी और माधुरी यहाँ पे देख रहे हैं, दो शब्द, दोनों की क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, यानी उसकी खूबसूरती की। ठीक है? तो कंपैरिजन में हम इसका स्टडी करते हैं। ही इज एज स्मार्ट एज सलमान खान, वो इतना स्मार्ट है जितना क्या है, सलमान खान है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एज और एज का यूज, एज और एज। ठीक है? यानी एज कहने के बीच में क्या आ रहा है, हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। एज यहां पर भी है और बीच में क्या आया, हमारा एडजेक्टिव ब्लैक आया। एज क्या आया बीच में, वाइट, जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यानी एज प्लस विशेषण और प्लस एडजेक्टिव, एज। ठीक है? यहाँ बीच में क्या आता है, हमारा एडजेक्टिव आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी जब दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की आपस में तुलनात्मक स्टडी होती है और पहले वाला को कहा जाता वो उतना, यानी जितना दूसरा वाला उससे बराबर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एज का यूज होता है। आप देखिए निगेटिव में क्या होता है, ये तो पॉजिटिव में एज का यूज करते हैं, लेकिन जब बात निगेटिव सेंटेंस की होती है तो वहां पे आप क्या करोगे, आई एम नॉट सो फैट एज यू आर। निगेटिव में हम सो एज का यूज करते हैं, एज का यूज सिर्फ पॉजिटिव में होता है, और जब निगेटिव की बात होती है तो वहां पे हम सो का यूज करते हैं। आई एम नॉट सो फैट एज यू आर, मैं इतना मोटा नहीं हूं या उतना मोटा नहीं हूं जितना तुम हो। कैन यू स्पीक एज क्लियरली एज शी कैन, क्या तुम उतना साफ बोल सकते हो जितना साफ वो या क्लियर वो बोलती है। क्लियर है ना? दिस बुक इज नॉट एज गुड एज योर्स, या दिस बुक इज नॉट एज गुड एज योर बुक, यानी ये किताब तुम्हारी किताब के इतना या पुस्तक के इतना अच्छी नहीं है। लूसी इज एज स्पोर्टिव एज अ फॉन, लूसी इतनी जो है स्पोर्टिव है जितनी एक हिरन का बच्चा होता है। क्लियर है ना? तो एज का यूज हमने क्या देखा, कंपैरिजन होती है दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की आपस में तुलनात्मक जब स्टडी होती है तो वहां पे हम एज यानी उसका रूप बराबर। अगला है हम आल्सो, टू, एज वेल, इवन और ईदर का प्रयोग देखते हैं। भी के सेंस में, जब किसी भी सेंटेंस में भी का सेंस निकलता है, भी होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आल्सो का यूज करें, टू का और एज वेल, तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आल्सो का यूज।
अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो वहां पे आल्सो का यूज होगा, टू है तब भी, एज वेल है तब भी। यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम आल्सो का यूज नहीं करते हैं। और ये देखिए टू और एज वेल का यूज जो भी होता है तो सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, भी के सेंस में सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। इवन का बिगनिंग में होता है और ईदर का जो प्रयोग होता है भी के सेंस में, ये नेगेटिव सेंटेंस में होता है और एंड में होता है। कहाँ? सेंटेंस के एंड में हम इसको करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए एग्जांपल से अभी ये क्लियर होगा। आई एम आल्सो गोइंग, आपने कहा आई एम आल्सो। देखिए आल्सो की जो पोजीशन होती है वो हेल्पिंग वर्ब से क्या होती है? बाद में, और मेन वर्ब से पहले होती है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर भी के सेंस में आप आल्सो लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर आल्सो लिखोगे, उसके बाद जो मेन वर्ब आपको कोई भी थर्ड फॉर्म या उसकी फर्स्ट फॉर्म जो भी लिखना हो आप लिखोगे उसको। ठीक है, यानी आई एम आल्सो गोइंग। क्लियर है ना? आल्सो का यूज कहाँ पे होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और जो मेन वर्ब होती है उससे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम आल्सो का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू, देखिए बात हो रही थी, टू को हम कहाँ लिखते हैं? सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। आई एम गोइंग एज वेल, एज वेल को भी कहाँ लिखा जाता है? सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं है? और आई एम नॉट गोइंग ईदर, ईदर का भी यूज कहाँ पे होता है? सेंटेंस के लास्ट में। इवन आई एम नॉट गोइंग, है ना, मैं भी नहीं जा रहा हूं, इवन का यूज कहाँ पे हुआ? सेंटेंस के आरंभ में हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो इवन का यूज कहाँ पे करते हैं हम? बिगिनिंग में, शुरुआत में करते हैं। टू, एज वेल और ईदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एंड में करते हैं। किसका किसका यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है? ईदर का होता है, एज वेल का होता है और टू का। यानी ये भी के सेंस में टू, एज वेल और ईदर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, बिगिनिंग में हम नहीं कर सकते। वहीं पर इवन हमेशा क्या होता है? सेंटेंस की शुरुआत में ही लिखा जाता है भी के सेंस में। क्लियर है ना? देखिए और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। इवन आई यूज्ड टू लिव विथ हिम, इवन मैं भी उसके साथ रहा करता था, इवन भी मैं भी उसके साथ रहा करता था। ठीक है, या रहता था। आई डोंट लाइक वाइन ईदर, मैं भी शराब पसंद नहीं करता हूं, मैं भी शराब पसंद नहीं करता हूं। तो हमने क्या देखा? ईदर का प्रयोग, इवन का और टू, एज वेल, आल्सो का यूज हमने देखा कि भी के सेंस में हम कहां कहां पर इसका यूज करते हैं। आई एम आल्सो गोइंग विथ हिम, मैं भी उसके साथ जा रहा हूं। आई एम आल्सो गोइंग विथ हिम। ठीक है, ये देखिए आल्सो का यूज कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट? और टू का यूज कहां पे होता है? जब सेंटेंस खत्म हो जाता है फिर उसके लास्ट में हम उसका यूज करते हैं। एज वेल का भी यूज उसी तरह से होता है, सेंटेंस के लास्ट में ही होता है। तो ये दो पॉइंट हमने अभी भी डिस्कस किया, आल्सो का एज का और आल्सो टू एज वेल। यानी बी के सेंस में हम इतने सारे कंजक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? अगला है सिंस, एज, बिकॉज, फॉर, यानी चूंकि या क्योंकि के सेंस में हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए इस बात को, सिंस का यूज हमेशा सेंटेंस के आरंभ में ही होता है, कभी भी हम इसको लास्ट में नहीं कर सकते हैं या मिडिल में नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जितने एग्जांपल हैं वो आपको क्लियर कराएंगे कि हम इसको कहां पर यूज करते हैं। सिंस आई वाज पुअर आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस, चूंकि मैं गरीब था, क्योंकि मैं गरीब था, आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस, मैं मकान नहीं बना सका। ठीक है? एज आई वाज पुअर आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस, चूंकि मैं गरीब था इसलिए मकान नहीं बनवा सका। फॉर आई वाज पुअर आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस, क्योंकि मैं गरीब था इसलिए मकान नहीं। यानी सिंस, एज और फॉर तीनों में से कोई भी आप शुरुआत में ला सकते हो, लेकिन याद रखिए एस और फॉर का यूज हम मिडिल में भी कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन सिंस का यूज कभी भी आप बीच में, सेंटेंस के बीच में ज्वाइन करने के लिए मत करिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? लेकिन बिकॉज का जो यूज होता है, बिकॉज हमेशा वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में ही आता है। आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस बिकॉज, देखिए यहाँ पे बिकॉज है बीच में। ठीक? आई कुड नॉट बिल्ड ए हाउस बिकॉज आई वाज पुअर। तो बिकॉज से आप सेंटेंस को आरंभ नहीं कर सकते हो। बिकॉज का काम क्या है? दो शब्दों, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, लेकिन बीच में ही रहता है। ठीक है? तो ये शुरुआत में कभी भी नहीं आता है। Since she was hungry, she took some food. क्योंकि वो भूखी थी इसलिए उसने कुछ
खाना खाया, खाना लिया, तो सिंस, एज और फॉर यानी तीनों से भी हम इस सेंटेंस को आरंभ कर सकते हैं और चूंकि और क्योंकि का ही सेंस यहाँ पे निकलेगा, सिंस से, एज से और फॉर से। क्लियर हो कि नहीं हुआ? She ate some food because she was hungry। इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, वो भूखी थी क्यों, उसने खाना खाया क्योंकि वो भूखी थी। अब यहाँ पर बिकॉज देखिए कहाँ है, बात के बीच में है। पता ये चलता है कि बिकॉज को हम सेंटेंस के आरंभ में नहीं लिख सकते हैं, बाकी सिंस, एज और फॉर आ सकते हैं। ठीक, एज और फॉर का यूज हम मिडिल में भी करते हैं। यहाँ पर आपने देखा एज और फॉर आरंभ में आए, लेकिन हम अब अगला एग्जांपल देखते हैं जब एज और फॉर का यूज कहां पर होता है, बीच में होता है। She was absent because she was ill। वो अनुपस्थित थी या गैर हाजिर थी क्योंकि वो बीमार थी। She was absent एज का यूज हमने बीच में भी कर दिया। देखिए फॉर का भी यूज कहां हुआ, बीच में हुआ, यानी बीच में मिडिल में हम एज और फॉर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते शी वाज एब्सेंट सिंस शी वाज इल। सिंस का यूज मिडिल में नहीं होता है, बस इस बात को नोट करिए कि कभी भी आप सिंस का यूज मिडिल में नहीं करोगे। एज का यूज होगा, फॉर का यूज होगा, बिकॉज का यूज तो मिडिल में ही होता है, एज और फॉर का यूज आरंभ में भी होता है और मिडिल में भी होता है। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो वो एब्सेंट थी क्योंकि वो बीमार थी, तो इसको हम बिकॉज से भी कर सकते हैं, एज से और फॉर से, लेकिन सिंस से नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम जितना डिस्कस किए हैं इतना ही, इसी पे हम रोकते हैं। और दूसरी वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी कंजक्शन के जो पार्ट छूट रहे हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो में जो भी पार्ट कंजक्शन के डिस्कस हुए हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो ये वीडियो इंग्लिश सीखने वाले हर एक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए, ताकि आपकी तरह वो भी इंग्लिश में महारत हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।